क्या। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को, कि उस टाइम पर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंडीशन थी, सिचुएशन थी, वो कैसी थी। देखिए बाइबल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो हमारे देश के अंदर जो 72% लोग थे वो किस सेक्टर में लगे हुए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद जो हमारा प्रोडक्शन था हमारी कंट्री का, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? कम था। जिसका एक मैंने आपको डाटा दिया है। 1947 के टाइम पे वीट की जो प्रोडक्शन था वो था 660 kg पर हेक्टेयर, जो कि 2016 में आप देखें तो 5 गुना, एक तरह से 5 गुना नहीं 500 गुना बढ़ गया। 2016 में कितना हो गया है? 3200 kg लगभग पर हेक्टेयर। तो कितने चेंजेस हुए? आई थिंक ये 500 गुना चेंजेस हुए हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो चेंजेस है वो बाद में हो जाके, लेकिन उस टाइम पे हमारा जो प्रोडक्शन था इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो बहुत ही लो था। तो पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए आप माने ना माने, हमारी जो आज भी 2016 की तो उसमें डाटा दिया है, लेकिन चल रहा है करंट में 2019 और 2019 के बताऊं तो आज भी लोग इरिगेशन के लिए कहीं ना कहीं रेनफॉल पर डिपेंड है, मतलब बारिश पर डिपेंड है। उनकी बारिश अच्छी होती थी तो फसल भी अच्छी हुई, बारिश बेकार हुई तो फसल भी बेकार। तो सोचो जरा 1947 में क्या हाल हुए होंगे। उस टाइम पे ना तो नहर में उतनी बनी थी, ना ही इतने ज़्यादा ट्यूबवेल्स थे। अच्छा, इसी से याद आया, क्या आपको पता है नदी और नहर में डिफरेंस क्या है? देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लाता हूँ। कहीं ना कहीं जो नहरों का निर्माण हुआ है वो भी इरिगेशन के लिए ही किया गया था। जस्ट एग्जांपल के लिए पहले बेसिक से डिफरेंस बताता हूँ कि नदी जो होती है वो क्या होती है, नेचुरली अपने आप को फ्लो के हिसाब से बनती है, लेकिन नहर को बाय एक तरह से कह लीजिए मैन मेड होता है, जिसको उसने बनाया है जहाँ पे उसे पानी पहुँचाना वहाँ के लिए। एग्जाम्पल के लिए नदी का बहाव किधर भी हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को पानी मिलेगा वो नदी के इस वाले एरिया वालों को ही मिलेगा, लेकिन जो खेत इधर पे है उसे पानी कैसे मिलेगा? तो उस टाइम पे क्या करा गया कि यहां से नहर बनाकर दोबारा उसी में वापस छोड़ दी गया। लेकिन अब इससे क्या हुआ, इसके आसपास के एरिया वालों को क्या मिल गया? इरिगेशन के लिए पानी मिल गया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं 1947 के टाइम पर तो नहरें थी नहीं इतनी, तो दिक्कत थी। अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है? उस वक्त लोग सिंचाई के लिए तब भी किस पे डिपेंड थे? नदियों पे डिपेंड थे, लेकिन सारे खेत तो नदियों के पास नहीं होते ना, तो वहां पर प्रॉब्लम थी। तो तब भी लोग किस पे डिपेंड थे? रेनफॉल पर थे। और कहीं ना कहीं आज ही प्रॉब्लम है, लोग सिंचाई करने के लिए किस पे डिपेंड है? रेनफॉल पर डिपेंड है। तो ये अनसर्टेनिटी है, उन्हें नहीं पता कि इस साल बारिश अच्छी होगी या नहीं, क्योंकि आज भी बारिश इंसान कंट्रोल में तो है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहां पर हमारा, क्या? डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। उस टाइम पे 1947 में जो किसान हुआ करते, जिनको खेती करना आता था, वो ज्यादातर जो खेती करते थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए ही करते थे। मींस उन्हें पता है कि हमारा एक छोटा सा खेत है, उस छोटे से खेत में हम इतनी फसल उगा लेंगे कि हमारा 1 ईयर का क्या निकल जाएगा? खाना पानी निकल आएगा। वो कभी ऐसा सोचते नहीं थे क्या मैं इसके अलावा बेचने के लिए फसल बनाऊं? नहीं, वो सोचते थे। तो 1947 के टाइम पे ज्यादातर लोग अपने निर्वाह के लिए ही खेती करते थे, उसको बेचने के लिए, उसका कमर्शलाइजेशन करने के लिए नहीं करते थे। ये हालात थे किसके? एग्रीकल्चर सेक्टर के। नेक्स्ट, गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल। अगर इसके बीच अगर मैं सिंपल वे में इसको बताऊं तो इसका मतलब हो गया, जो जमीन के मालिक हैं और उस जमीन पर खेती करने वालों के बीच लड़ाई। अब होता क्या था, ये लड़ाई किस चीज की थी? देखिए उस टाइम पे ये जो जमीन थी ये जमींदार या कह लीजिए ऑनर ऑफ सॉइल की थी। उसने काम करने के लिए लोगों को दिया, लोगों ने इस पे काम किया, बहुत मेहनत से काम किया। किसने? जमींदार की जमीन पर टिलर ने। लेकिन उसकी फसल बनने के बाद 100% फसल में से 75 से 80% तक फसल कौन ले जाता था? जमींदार। और उसको कितना मिलता था?
ओनली काम चलाओ परसेंटेज ही मिलता था उस फसल के अंदर। इवन चलो ठीक है, तुम्हारी जमीन थी, तुमने ज्यादातर हिस्सा ले लिया, लेकिन होना चाहिए था 50-50। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, इस खेत में उगाने के लिए जो कॉस्ट लगती थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी कौन ही भरता था? टिलर ऑफ सॉइल ही भरता था। ऑनर ऑफ सॉइल कुछ देते ही नहीं था, बस कहते मैंने जमीन दे दी अब काम करो। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ऑनर ऑफ सॉइल और टिलर ऑफ सॉइल के रिलेशन ऐसे तो खराब होते जाएंगे। तो उस खराब रिलेशन के लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच आपस में बन नहीं रही थी, वर्ड यूज करा गया है गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तो वो है हमारा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का मतलब यहां पर खेतों के लिए वर्ड यूज हुआ है। तो 1947 के टाइम पे जो लोगों के पास खेत थे वो क्या थे? छोटे छोटे थे। तो जितनी उनकी कैपेसिटी थी प्रोडक्शन करने की वो उतना नहीं कर पाते थे। और एक और प्रॉब्लम, एक व्यक्ति की जमीन मान लीजिए इधर पे है एक एरिया में, फिर दूसरी उसकी जमीन जो है छोटी सी वो इधर है, तीसरी जमीन कहीं और है। अब दिक्कत थी इतनी सारी जगह पे वो कैसे जाके खेती कर लेगा। अगर इतनी ही जमीन उसको एक जगह मिल रही होती तो वो शायद ज्यादा काम कर पाता, लेकिन उसकी जमीन क्या थी? बटी हुई थी। कब? इंडिपेंडेंस के टाइम पे बिखरी हुई थी, और वो भी छोटे छोटे खेतों में, तो जिससे टाइम ज्यादा लगता था और प्रोडक्शन कम होता था। तो इस जमीन को बिखरा होने के लिए वर्ड यूज करा गया है फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, मींस बिखरी हुई जोतें या खेत। तो उस ये भी एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो कम था। एंड लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं यहां पर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा, बट इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर एक ट्रायंगल शेप में मैं आपको बताना चाहूंगा ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल था क्या। देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट कौन सी थी वहां पर? ब्रिटिश। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडिया के अंदर जितनी भी जमीन थी वो वहां के नियर बाय जमींदारों को दे दी। किसको दे दी? जमींदार को। अब जमींदार से क्या बोला कि हम आपको क्या दे रहे हैं? इन जमीनों का मालिकाना हक दे रहे हैं, जिसके बदले आप मुझे क्या देंगे? थोड़ा बहुत टैक्स देंगे। इन्हें क्या देना होगा? टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। अब जमींदार ने क्या करा, वो जमीन किसको दे दी? किसानों को दे दी, टिलर्स को दे ली, कह दीजिए। अब टिलर्स मतलब फार्मर्स, फार्मर को दे दी। अब फार्मर ने उस पर खेती करी जमीन पे। ध्यान रखना वो जमीन जमींदार की नहीं थी, गवर्नमेंट की थी, लेकिन जमींदार को काम करवाने के लिए दी गई थी। जमींदार ने काम कराया टिलर से, फिर वही हालात हुए 80-20% वाला। इन्होंने जितना भी काम करा उसका 80% किसने रख लिया? जमींदार ने। इनको कितना मिला? 20%। उस 80% में ये थोड़ा सा टैक्स किसको देते थे? गवर्नमेंट को। और ज्यादा फायदे में कौन रहता था यहाँ पर? जमींदार रहता था। 1947 के टाइम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस पूरे सिनेरियो में आप देखेंगे तो जो पिस रहा है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो केवल और केवल फार्मर्स का हो रहा है, टिलर्स ऑफ सॉइल का हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से उस टाइम पे जितने भी किसान थे वो पिछड़ते चले गए। जब किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा तो उसका मन नहीं करेगा अच्छी तरह से वो काम करने का, वो खेती करने का, जिसकी वजह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसे बोलते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो जमीन से आने वाला रेवेन्यू था उसे कैसे बांटा गया, जिसकी वजह से किसानों का खेती से मन हटता गया और वो खेती करना कम करते गए, वो अपनी कैपेसिटी से खेती करते नहीं थे, जिस वजह से हमारा एग्रीकल्चर पीछे पिछड़ता चला गया 1947 के टाइम पे। और बढ़ते हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? सबसे पहले मतलब समझते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मेरे हिसाब से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत अच्छी बात है कि बजाय अपने लिए, मतलब कि अपने लिए सब्सिस्टेंस, ठीक है, क्या ये वर्ड? सब्सिस्टेंस ऑफ फार्मिंग का मतलब होता है कि अपने लिए खेती करना, लेकिन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो मतलब है वो है कि अपने साथ साथ बेचने के लिए भी आप बनाओ। तो ये तो अच्छी बात हुई। तो ये अच्छी बात होने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडिपेंडेंस में बेकार बातों में क्यों शो कर रहा है? एक्चुअली एक वर्ड लगा हुआ है यहां पर, क्या? फोर्स्ड, ठीक है, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आपने शायद इंडिगो चैप्टर पढ़ा होगा अपने टाइम पे, नील की खेती के लिए था। तो आपको मैं एक सिंपल सा वाक्य बताता हूं क्या हुआ। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस टाइम पर जो ब्रिटेन था, ब्रिटिश साम्राज्य था, वहां पर चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, मींस वहां पर नए नए उद्योग लग रहे थे।
और उस उद्योगों में सबसे ज़्यादा जो फेमस उद्योग था वो था कपड़े का उद्योग। और उस कपड़े के उद्योगों के लिए वहाँ पर इंग्लैंड में चाहिए था नील। तो इंग्लैंड वालों ने कमांड भेजा यहाँ पर इंडिया वालों को, जिनके ऑफिसर थे, कि हमें चाहिए क्या, नील। तो भाड़ में क्या गेहूं, भाड़ में क्या राइस, हमें क्या उगा के दो, नील उगा के दो। नील के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो जमीन को धीरे धीरे बंजर भी करने लग जाती है। तो यहाँ के जो टिलर थे उनको क्या भैया, फार्मर थे, उन्हें फोर्स किया गया किस चीज के लिए, नील उगाने के लिए। अब नील के साथ एक प्रॉब्लम दूसरी ये भी थी कि पहले जो टिलर उगाते थे, चाहे वो गेहूं उगाते थे, वो चावल उगाते थे, वो कुछ हिस्सा मिल जाता था, तो उन्हें क्या मिल जाता था, वो अपने साल भर के लिए यूज कर लेते, लेकिन वो नील को खा तो सकते नहीं है। मतलब यार ना तो वो वीट है ना वो राइस है, नील का क्या करेंगे, उनके कपड़े भी इतने अच्छे नहीं कि वो अपने कपड़ों पे नील लगाएं, ठीक है। तो प्रॉब्लम उनको यह आ गई, उनको पैसे दिए जाने लगे बचाए, और यूं नहीं कि पैसे बहुत अच्छे, थोड़ा बहुत रुपया दे दिया गया, जिसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से किसानों को अपने खाने की भी दिक्कत हो गई। तो फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन तो कराया गया एग्रीकल्चर का, अच्छी बात है, कमर्शलाइजेशन होना चाहिए था, लेकिन वीट का नहीं हुआ, राइस का नहीं हुआ, कॉर्न का नहीं हुआ, वो किस चीज का कराया गया, नील की खेती करने के लिए कमर्शलाइजेशन कराया गया, जो कहीं ना कहीं बाद में जाके बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर का कारण बना, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। वेल, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी सेशन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही नोट्स का जो भी लिंक है, जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाके नोट्स को रीड कर सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय।